के अंदर हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा हिंदी अनुवादक के रूप में सभी का स्वागत करते हैं। तो इस वेबिनार को शुरू करने में कुछ और क्षणों का समय हमें लगेगा ताकि हम ब्रॉडकास्ट को शुरू कर सकें हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जब तक ये हो पा रहा है तब तक के लिए कृपया करके आप हमारे साथ ध्वनि का पुष्टिकरण कर दीजिए चैट में कि क्या आप हमें बेहतरीन रूप से सुन पा रहे हैं। और अगर आप मरिया जी को भी देख पा रहे हैं तो उसके लिए भी हमें पुष्टिकरण कर दीजिए। धन्यवाद। हर बार की तरह गुरुवार को हम सभी लोग ब्लॉकचेन क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं और उद्घाटन के बारे में बात करते हैं जो कि 2 दिन पहले शुरू हुआ है। सच बोलो तो 1 दिन पहले ये शुरू हुआ है और आप सभी जानते हैं मेरा नाम मरिया एंटोनिनकर है। और आप सभी जानते हैं कि कल 10 मार्च को क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर हमारे बैक ऑफिस से सभी वीआईपी क्लब के सदस्यों के लिए हमने हस्तांतरण किया है। और ये बहुत बढ़िया रहा क्योंकि हमने इसे भाग के हिसाब से किया है और हमने देखिए सभी के लिए हरे बटन को सक्रिय नहीं किया क्योंकि हर किसी ने वीआईपी क्लब सदस्यता का भुगतान नहीं किया था। केवल कुछ ही लोगों ने वीआईपी क्लब की सदस्यता का भुगतान किया था और वही हमारे वो दिग्गज लोग हैं जिन्होंने कुछ चुनौतियों का सामना किया। और धीमे धीमे ये सभी जो चुनौतियां हैं इनसे निपटारा किया गया और इन सभी को सुलटाया गया। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि हम सारी स्थितियों से डट के मुकाबला कर सकें और यकीन मानिए ये एक प्रकार की हमारी सफलता ही थी। और इस वेबिनार को मैं शुरू करते हुए हमारे सभी विकासकर्ताओं के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगी। वो सभी लोग जिन्हें हमने चुना हमारी टीम के रूप में, आईटी विशेषज्ञों के रूप में, ये सभी बेलारूस से हैं। और मैं ये कहूंगी ये जो सभी लोग हैं ये इन्हें मैं क्रिप्टो नेट बुलाना चाहूंगी। एक फिल्म भी है इस पे जो कि सुपरमैन पे आधारित है, फार अवे यूनिवर्स के ऊपर आधारित है। और उसका ना मेरे को कुछ कुछ धारावाहिक उसके सभी एपिसोड्स के बारे में पता है। तो उसमें ना क्रिप्टोनेट नाम का एक धातु होता है जो कि सुपरमैन की कमजोरी होती है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि जो हमारा क्रिप्टोनेट है वो बहुत ही चमत्कारी है इस पूरी कायनात में। और ये जो परियोजना है इसको इस तरह से हमने निर्माण किया है कि किसी ने भी हमसे पहले से नहीं किया। देखिए 10 साल से पिछले 10 सालों से कई आईसीओ लॉन्च हुए हैं और वो उनका जो दायरा है वो बहुत कम था। केवल 10,000 उपयोगकर्ता होंगे जब उन्होंने आईसीओ किया लोगों ने। लेकिन जो हमारा ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है वो दर्शाता है 7,74,000 उपयोगकर्ता। और हमें ये जो पूरा डेटा है इन सभी उपयोगकर्ताओं का इसे ब्लॉकचेन पे स्थानांतरित करते समय काफी टाइम लगा। और हमने ये निर्णय लिया कि जो भी हमारे सभी भागीदार हैं उनके डेटा को हम भाग भाग के हिसाब से स्थानांतरित करेंगे। हमने ये निर्णय लिया कि पहले हम वीआईपी क्लब के सदस्यों को ही मौका देंगे हरे बटन के लिए और फिर धीमे धीमे हम हमारे सभी भागीदारों को ये मौका दे देंगे। और मुझे लगता है कि 3 या 4 दिनों में एंड्रे इसके बारे में घोषणा करेंगे बंद प्रारूप बैठक के अंतर्गत। तो अगर आपका फिलहाल स्थिति सलाहकार और उसके ऊपर है और मान लीजिए अगर आपने $1,000 या उससे ऊपर
आपने अगर निवेश किया है कंपनी में, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस शनिवार वेबिनार में, जिसके अंदर बहुत ही सर्वोत्तम समाचार हम आपको प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ जो पंजीकरण है एक्सचेंज पे, वो भी खोल दिया गया है, जिसके अंदर जो मुख्य हमारा लक्ष्य है वो ये है कि हम स्थापना करें। तो फिलहाल देखिए, ट्रेडिंग तो शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहले हमने एक जांचकर्ताओं की टीम को जांच किया, और हमने कोशिश की सीआरयू और यूएनटीबी का ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो जो उनका बैलेंस था उसके अंदर लगभग 1000 सीआरयू थे, और उन्होंने बस ऐसे बनावटी रूप से ट्रेड करने की कोशिश की। और 20 मार्च तक हम सबको मौका दे रहे हैं कि सभी लोग वेरीफाई स्वयं को कर लें, और इसलिए ये फिलहाल एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है। और हम आपको धीमे-धीमे एक्सचेंज पे किस प्रकार से वेरिफिकेशन हो सकता है उसके बारे में भी जागरूक करेंगे। और फिलहाल जो भी टीम वो सभी लोग जो कि जिन्होंने बैक ऑफिस का निर्माण किया है, उसका विकास किया है, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सिंक्रोनाइजेशन, इंटीग्रेशन निर्भर करता था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे रात है, चाहे दिन है, बहुत सारी त्रुटियाँ देखी गई। हमने ये भी देखा कि ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें और चुनौतियाँ थी, काफ़ी दिक्कतों का सामने हमें करना पड़ा। लेकिन ये सभी जो लोग हैं, इन्होंने डट कर सारी समस्याओं का मुकाबला किया, और वो सभी परिणामों को हासिल किया जो अपेक्षित थे। और मेरा जो दूसरा आभार मैं व्यक्त करना चाहती हूँ, वो समर्थन सेवा के सभी लोगों को देना चाहूँगी, जिसके प्रमुख डीना जी हैं। और मैं जो भी सभी एजेंट हैं, जो भी सभी कर्मचारी समर्थन सेवा में काम करते हैं, हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें सभी लोग आके सवाल पूछते हैं, उनके ऊपर विस्फाट विस्फोट होता है सभी सवालों का, और वो डट कर सभी सवालों का बेहतरीन जवाब देते हैं। और रात को जानते हैं क्या, 3 बजे मॉस्को समय पर काफ़ी ज़्यादा रश हो गया, और लाखों सवाल लगातार इकट्ठे समर्थन सेवा पे, और सभी लोग पर्दे के पीछे उन्होंने डट कर मुकाबला किया और सभी लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश की। और अंतिम आभार मैं आपको व्यक्त करना चाहूँगी मेरे प्यारे भागीदारों, ख़ास करके आप सभी लोग जिन्होंने हमें समर्थन सेवा पे हमारा सहयोग किया, जिन्होंने हमारी समर्थन सेवा को सकारात्मकतापूर्ण जवाब दिए, उनकी सराहना की। कुछ नकारात्मक लोगों से भी हमारा सामना हुआ, पर हमने उनसे भी अच्छे से निपटारा किया, और उनको भी हमने संतुष्ट करने की कोशिश की। अगले स्लाइड पर हमने ये स्लाइड पहले भी देखी है, और ये जो स्लाइड है हम पिछले वेबिनारों पे भी देख चुके हैं, और आप में से सभी लोग जानते हैं हमारे क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन टोकन के बारे में। लेकिन मैं थोड़ा सा और आज आपको बताना चाहती हूँ इसके बारे में कि हमारे साथ क्रिप्टो यूनिट है, यूएनटीबी है, और कई लोगों ने इसको माइन करने की कोशिश की। हमने देखिए स्थिर मुद्रा यूएसडीयू का भी उद्घाटन किया है, और जो हमारा वर्ल्ड सीआरयू है हमने उसको भी शुरू किया है। तो कृपया करके आप ध्यान दें कि यूजीपे बैक ऑफिस के अंदर वर्ल्ड सीआरयू सिक्योरिटी टेकन की बिक्री चालू है, और आने वाले समय में बहुत सारे हम विज्ञापन भी छापेंगे, जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। हम लोग मार्केटिंग एजेंसीज के साथ सहयोग दे रहे हैं, जो कि जिनका अनुभव है क्रिप्टो करेंसी में। और जो वर्ल्ड सीआरयू टोकन है, इसको दुनिया के अंदर बहुत मूल्यवान माना जाएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी टोकन के साथ पंजीकृत है, सिक्योरिटी टोकन और एक्सचेंज कमीशन यूएस के अंतर्गत। और यहाँ पर एक बटन भी है सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू में बदलने के लिए, तो आप इस मौके से बिल्कुल ना चूकें। 6 महीने का इंतज़ार ना करें। मेरा ख़्याल है थोड़ा इसमें समय लगेगा, और शायद मार्च के अंतर्गत ये जो टोकन है ये एसईसी के साथ हमने पंजीकृत किया है। और यूजीपे ग्रुप जो है वो स्विट्जरलैंड के तहत स्थापित है, और हम लोग ऑडिट रिपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं और सभी वित्तीय स्टेटमेंट को तैयार कर रहे हैं। देखिए,
हमने बहुत कोशिश की है और पूरी कोशिश के साथ हम प्रचार कर रहे हैं वर्ल्ड सीआरयू टोकन का यूजीपे ग्रुप के साथ मिलके स्विट्जरलैंड के अंदर जो कि स्थापित है, हम इसका प्रचार कर रहे हैं। हम इसे अलग रूप से भी इसका विज्ञापन करेंगे, लोगों तक इसका प्रचार पहुंचाएंगे ताकि सभी लोगों की दिलचस्पी और रोमांच को हम इसकी ओर आकर्षित कर सकें, जो कि मात्र हमारे इवोरिट समुदाय के भाग नहीं है, बल्कि दुनिया भर के सभी लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। और जो यूएनटीपी टोकन है, देखिए, यहाँ पे जो बिंदु है या जो समय है जिसमें हम हस्तांतरण करते हैं यानी माइग्रेट करते हैं ये सभी खातों को, तो इसमें ये देखने को मिला कि एक खाते को निर्माण करने में लगभग 430 यूएनटीबी टोकन की आवश्यकता होती है और ये लगभग 450 यूएनटीबी के करीब-करीब था। और जब हमसे हमारे भागीदार पूछते हैं कि क्यों हम सीआरयू को यूएनटीबी के लिए स्टेक करते हैं और बदले में क्यों हमें थोड़ा-सा ही राशि प्राप्त होती है, जबकि आपने क्या कहा था अपनी डेमोंस्ट्रेशन वीडियो में कि 80,000 यूएनटीबी होगा, तो अभी हमें इतना कम क्यों मात्रा मिल रही है? देखिए, जब मैंने वो उदाहरण के लिए वीडियो का निर्माण किया था, तब मैं ना केवल जाँच बैक ऑफ़िस के साथ काम कर रही थी, यानी टेस्ट बैक ऑफ़िस पे काम कर रही थी, टेस्ट ब्लॉकचेन पे काम कर रही थी। और देखिए, मैं केवल इकलौती व्यक्ति थी जो कि स्टेक कर रही थी सीआरयू को यूएनटीबी के लिए टेस्ट ब्लॉकचेन पे। और जो ये पूरा यूएनटीबी है, जब मैं उस समय उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी, तो सिर्फ़ मेरे ही पक्ष को उस समय रिकॉर्ड किया जा रहा था उदाहरण के लिए, आपको दिखाने के लिए। लेकिन अभी देखिए, केवल 1 दिन पहले ही हमने जन्म दिया है लगभग 6.5 मिलियन यूएनटीबी टोकन को। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लगभग अगर हमारे पास 8 लाख अगर खाते हैं और अगर उनमें से प्रत्येक सीआरयू को यूएनटीपी के लिए स्टेक करेंगे, तो ये जो 6.5 मिलियन है, इसको वितरित किया जाएगा 8 लाख के बीच में, 1 मिलियन लगा लीजिए एवरेज रूप से, और लगभग हम 5 या 6 यूएनटीपी टोकन कमाएंगे 1 दिन के अंदर। तो लगभग अगर मान लीजिए कल नए लोग या नए जो संभावित ग्राहक हैं हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमें हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर वॉलेट को खोलना है, और अगर मान लीजिए उन्हें 500 यूएनटीबी सिक्कों की आवश्यकता होती है केवल एक वॉलेट को खोलने के लिए, तो ऐसे में ये लगभग एक हमारा औसतन मूल्यांकन है कि आप 40 यूएनटीबी कमा पाएंगे एक महीना में। मान लीजिए अगर कोई और व्यक्ति है जिसके पास 400 यूएनटीबी और अगर उसे 500 यूएनटीबी की जरूरत है, तो वो एक्सचेंज पे जाएगा और यूएनटीबी खरीदेगा और फिर अपने खाते को खोलेगा। और मान लीजिए अगर वो अजनबी होता है या बाहर का व्यक्ति है इवोरिट समुदाय से, तो जो क्रिप्टो वॉलेट है वो केवल उन लोगों को दिया जा रहा है जो कि क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम में हमारे साथ पिछले 2 सालों से जुड़े हुए हैं, और ये केवल आपके लाभ के लिए है। और मुझे लगता है कि हम लोग शायद मार्च के अंत में या अप्रैल की शुरुआत में जो क्रिप्टो वॉलेट है उसे खोल पाएंगे वो सभी भागीदार भी जो कि इवरित समुदाय के बाहर से भी हैं, और तब उनको ये तकनीकी टोकन यूएनटीबी की आवश्यकता होगी। और ये जो यूएसडीयू है, मुझे लगता है कि एक हमने बहुत अच्छा विज्ञापन छापा है जो कि शायद इस सप्ताह या अगले सप्ताह में हम उसको प्रकाशित करने वाले हैं किसी मीडिया में। मुझे ये अभी तक नहीं पता कि हम उस विज्ञापन को कहाँ छापेंगे। लेकिन हमने आज की जो भी स्थिति है उसके हिसाब से हमने चर्चा की है कि जो ये स्थिर मुद्रा है यूएसडीटी और यूएसडीसी, तो जो यूएसडीटी है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मुझे बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग अभी, कि यूएसडीटी वो स्थिर मुद्रा है जिसको हमने कई साल पहले इशू किया था। अगर आप लोग जानते हैं इसके बारे में तो आप सटीक साल को लिख सकते हैं, पर मेरे को लगता है कि शायद 2016 की बात है ये। ये इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन के आधार पर इसे बिटफाइनेक्स
जो एक्सचेंज है उसके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। तो दिसंबर 2017 के अंदर एक घोटाला हुआ कि ये जो यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है और इसके लिए टीजर शब्द का उपयोग किया गया, टीजर की यूएसडीटी के अलावा के बजाय। तो इन्होंने इसको जारी किया 2017 में, कुछ बिलियन यूएसडीटी को इन्होंने जारी किया। और जो एसईसी है उन्होंने उन्हें उन पे आरोप लगाया कि ये जो यूएसडीटी आपने जारी किया है इसके पीछे तो कोई संपत्ति ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप हमें डेटा दीजिए फिएट के लिए और बाकी मुद्राओं के लिए, तो आप कृपया करके हमें दस्तावेज दीजिए इसके ऊपर जो आधारित है। और वो लोग विफल हो गए, उन्होंने वो दस्तावेज नहीं दिए। उन्होंने बोला जो पैसा है वो तो बैंक में है, पर वो बैंक जो है वो यूएस में नहीं है या किसी और देश में है, और वो जो देश है उसका कोई सरकार, जो यूएस की सरकार है, उनके साथ कोई सहयोग ही नहीं है। तो धन्यवाद, कई लोग 2015 लिख रहे हैं इसके बारे में, और 2017 में इसके बारे में जांच की गई इस घोटाले के बारे में। और इसके थोड़े समय के बाद एक और टोकन यूएसडीसी के नाम से जारी किया गया एक यूएस कंपनी द्वारा, और उसका समर्थन किया गया कॉइन बेस एक्सचेंज द्वारा। उन्होंने एकदम से एसईसी के साथ पंजीकरण कर लिया और उन्होंने सभी पारदर्शिता पूर्ण सभी दस्तावेजों को भी समर्पित कर दिया। उन्होंने ये बोला कि यूएसडीसी एक टोकन है जो कि यूएस सरकार के नियंत्रण के अंदर है, और इसके आधार पर जो भी संपत्ति है वो सभी सिक्योर्ड है। तो बहुत सारे ऐसे भागीदार हैं जो कि यूएसडीटी के ऊपर जांच करना चाहते हैं या उसके लिए प्रयोग करना चाहते हैं, ट्रायल करना चाहते हैं। उन्होंने एसेट को ट्रांसफर करा यूएसडीटी के लिए, और कुछ लोगों ने टीजर का उपयोग किया और उन सभी ने इसको परिवर्तन कर लिया यूएसडीसी में। और ये जो स्टेबल कॉइन है या स्थिर मुद्रा है, इसकी जो ये जो प्रसिद्ध हुआ, तो इसने ओवरलोड कर दिया पूरे नेटवर्क को, और ये सभी इथीरियम बेस्ड टोकन है। तो आज जो कमीशन है इथीरियम नेटवर्क का, यूएसडीटी टीजर का कमीशन लगभग $20 है। तो अगर आप एक यूएसडीटी को किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो जो कमीशन आप इथीरियम में देंगे वो लगभग 20 या 23 या लगभग $25 तक हो सकता है। और अगर आप यूएसडीसी को भेजना चाहते हैं तो लगभग $14 का कमीशन पड़ेगा। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर थोड़ा सा अंतर हो सकता है, इसलिए कमीशन थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी देखिए ये अपने आप में तो ज्यादा है। अगर आप $100 को आगे बेचते हैं तो जो $14 का कमीशन है ये तो रॉकेट से भी ज्यादा बड़ा है। और ये जो इतने बड़े बड़े कमीशन है इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे भागीदार हैं जो कि यूएसडीटी स्टेबल कॉइन ट्रोन ब्लॉकचेन पर उसका उपयोग करने लगे। तो ये ट्रॉन बेस्ड स्टेबल कॉइन है, और मैंने वहां पे भी अपने खाते को खोला और मैंने वहां क्या देखा कि अगर मैं यूएसडीटी को बेचना चाहती हूँ ट्रॉन वॉलेट से, तो उसमें आपको ट्रॉन की जरूरत होती है, जैसे हमें यहाँ यूएनटीबी की जरूरत होती है। तो वहां आपको कम से कम 5 ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। जो 5 ट्रॉन है लगभग $5 के लागत बराबर है। तो आप उसको लेके वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो जो न्यूनतम खरीद है वो $50 है। अगर मैं 100 को बेचना चाहती हूँ तो एक वॉलेट को खोलने के लिए मेरे को $50 का शुल्क देना होगा। तो इस संदर्भ में वैश्विक रूप से ये जो स्थिर मुद्रा है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं 2015 से, हमारा जो टोकन है वो बहुत ही महान रूप से देखा जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें हम कोई कमीशन नहीं लेते। आप इसको यूएनटीबी को केवल एक बार खरीदेंगे, उसको आप माइन कर पाएंगे, और फिर उसको आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। केवल जो सीआरयू टोकन है उसे आप स्टेक करेंगे और आप अपने यूएसटीयू को माइन कर पाएंगे, और आप ये जो स्थिर मुद्रा है इसका उपयोग निशुल्क रूप से उपयोग कर पाएंगे और इसको एक्सचेंज कर पाएंगे पीयर टू पीयर। और जो हमारा यूएसटीयू
सिक्का है, इसका प्रचार किया जाएगा और इसका जगह-जगह इसके बारे में विज्ञापन छापे जाएँगे, इसके बारे में पूरा प्रचार किया जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो अगर आप मेरी आवाज़ ठीक से सुन पा रहे हैं, तो चैट में 1 नंबर दबा दीजिए। धन्यवाद आपके पुष्टिकरण के लिए। तो बाईं ओर देखिए स्क्रीन में क्रिप्टो वॉलेट स्क्रीनशॉट है और दाईं ओर हमारा एक्सचेंज है। तो हम क्या कर सकते हैं क्रिप्टो वॉलेट में? इसके लिए हमने सभी जो विशेषताएं हैं इसकी, जो भी फंक्शंस हैं, हमने उसको अभी सक्रिय नहीं किया है। तो हम अनब्लॉक्ड सीआरयू को स्टेक कर सकते हैं यूएनटीबी के लिए। तो ये स्टेकिंग और अनस्टेकिंग के बारे में बात है। सीआरयू को सीआरयू के लिए ये जो फंक्शन है, ये फिलहाल आपके लिए सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। कुछ जो भागीदार हैं, उन्होंने सीआरयू को सीआरयू के लिए स्टेक करने की कोशिश की पहले दिन, लेकिन वहां पर सीमित संख्या में ही सीआरयू था और वो केवल जांचकर्ताओं के लिए ही था। लेकिन जो कुछ भागीदार हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली हो गए क्योंकि वो भी कर पाए। ये थोड़े से कुछ जो भागीदार हैं, वो इसे सीआरयू के लिए कर पाए स्टेकिंग। तो अगर आप जाकर देखते हैं कि हमारे स्टेकिंग पूल में 3 बिलियन से कितना है, तो ये 3 लाख से 2 बिलियन में इसमें कुछ कुछ कमी हुई है। यानी कि 3 लाख जो सीआरयू हैं, उसको स्टेक कर लिया गया है सीआरयू से सीआरयू के लिए। और ये जो फंक्शन है, फिलहाल अब ये आपके लिए निष्क्रिय किया गया है या ये सक्रिय नहीं है जब तक आगे के हमें निर्देश नहीं मिलते। तो हमारे आज के वेबिनार के अंत में मैं सोचूंगी कि क्या तिथि को चुने हम सीआरयू को सीआरयू के लिए स्टेक करने के लिए। तो फिलहाल आप सीआरयू को यूएनटीबी के लिए ही स्टेक कर सकते हैं और जो परिवर्तन है सीआरयू का, वर्ल्ड सीआरयू में, ये अभी आपके लिए सक्रिय नहीं है। इसलिए कृपया करके आप इस बटन के लिए तलाश ना करें। टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा गया है कि ये जो फंक्शन है आपके लिए थोड़े समय बाद सक्रिय किया जाएगा और ये इसलिए है क्योंकि हम सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे यूएसडीयू के लिए, जो कि हमारी स्थिर मुद्रा होगी और आप इसे क्वांटम या एक्सचेंज पे खरीद पाएंगे। और इसके लिए कुछ और भी स्लाइड्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वो सभी लोग जो कि क्रिप्टो वॉलेट के अंतर्गत हैं, आप लोग सीआरयू को स्टेक कर सकते हैं और बदले में यूएनटी भी कमा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप? अगर आपके पास अनफ्रोजन सीआरयू हैं, तो आप उन्हें पीयर टू पीयर एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो पीयर टू पीयर एक्सचेंज है, ये उन सभी भागीदारों के लिए सक्रिय किया गया है जिनके पास क्रिप्टो वॉलेट है। तो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस का क्या होगा? देखिए, ये लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस यूएसटीयू स्थिर मुद्रा के अंदर इसको किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल ही हो जाएगा ये। बिल्कुल, हम सभी को आदत हो गई है लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस की 8 से 10 तारीख तक हर माह की प्राप्त करना। लेकिन क्योंकि हम माइग्रेट कर रहे हैं ब्लॉकचेन पे और आप जानते हैं कि इसमें समय लग सकता है, तो ये जो मौका है, ये केवल वीआईपी क्लब के सदस्यों के लिए ही फिलहाल उपलब्ध थी। तो बाकियों के लिए ये करने के लिए यूएसटीयू को ब्लॉकचेन वॉलेट पे स्थानांतरण करने के लिए हमें चाहिए ये चीज कि ज्यादा से ज्यादा जो भागीदार है वो अपने क्रिप्टो वॉलेट पे जाएं और जो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है वो थोड़े समय के बाद आपको प्रदान कर दिए जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग ब्लॉकचेन पे आ जाएं उसको प्राप्त करने के लिए। तो फिलहाल एक्सचेंज के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है, वेरिफिकेशन की कोशिश की जाएगी और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम ब्लॉकचेन पे डिपॉजिट कर सकें। पॉपअप करने के लिए बिटकॉइन, इथीरियम, ईओस और बाकी मुद्राएं। और वो सभी भागीदार जिन्होंने टॉपअप किया है, वो सभी लोग ऑर्डर नहीं देख पाएंगे। जैसे अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है सीआरयू यूएनटीबी के लिए, ये तब तक नहीं देखने को मिलेगा जब तक सभी जो ट्रेडिंग है उसे रिज्यूम नहीं कर लिया जाता। तो फिलहाल इसे रोका गया है और हमारी एक्सचेंज पे लगभग 30,000 हमारे लोग हैं जो कि पंजीकृत हो चुके हैं और मात्र 4,000 ही केवल या लगभग 5,000 भागीदार ही केवल वेरीफाई हो पाए हैं। और मैं आपको जो संख्याएं हैं इसके बारे में सारांश पैटर्न तक
हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। और जहाँ तक एक्सचेंज वेरिफिकेशन की बात है, तो यहाँ पे एक बॉट होता है ग्लोबल पास प्रोग्राम के पास में। और अगर आपके पास पासपोर्ट है, ऐसा नहीं करना है कि आप कैमरा के साथ स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल सीधा देखें लेंस में कैमरा के, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कैमरा के साथ, वो कैसे काम करते हैं, वो बहुत ही अजीब लगता है। ऐसा कैमरा जो है वो केवल 30 सेकंड के लिए काम करता है और लोग सब कुछ वो करने में लग जाते हैं, जैसे बालों को बालों पे हाथ फेरना, आंखों के ऊपर हाथ लगाना। और अपने जो कंप्यूटर है वो क्या देखता है कि जो भी आपके हाथ पे आपके चेहरे पे जो भी आपने हाथ लगाया है वो बीच में आ जाता है, क्योंकि आपके पास समय तो केवल 30 सेकंड का है या 40 सेकंड का समय है। और जो कंप्यूटर है उसको 40 फ्रेम के अंदर डिवाइड कर देता है, विभाजित करता है, और फिर कंपेयर करता है आपके चित्र को पासपोर्ट के साथ। और फिर वो ये देखने की कोशिश करता है कि यही वो व्यक्ति है ना जिसने पासपोर्ट पकड़ा हुआ है, जो कैमरे के सामने है। और अगर आपका बार बार हाथ आएगा, कैमरे के बीच में आपका हाथ आएगा, आपके चेहरे के ऊपर लगेगा, तो बॉट कैसे समझेगा कि आप ही हैं जिसने पासपोर्ट पकड़ा हुआ है। तो इसीलिए आप एकदम पकड़ के स्थिर रहें पासपोर्ट को हाथ में, और सटीक रूप से कैमरा के बीच में, कैमरा के लेंस में देखें, और तभी आप फोटो खिंचाएं। तो मान लीजिए कि अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाती है, या मान लीजिए कि जो आपका चित्र है वो ठीक से स्कैन नहीं हुआ। मान लीजिए कि आपने अपने हाथ को ज्यादा बीच में घुमा लिया, या जो आपका आखिरी नाम है या उपनाम है वो लॉयर या पॉलिटिकल फिगर के से मिलता जुलता है। वो सभी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम थोड़े कानूनी लोगों के साथ मिलते हैं, और वियतनाम में और भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि मिलते जुलते हैं। पहला नाम और आखिरी नाम, यानी पहला नाम और उपनाम, अ, उसमें काफी मिलते जुलते हैं। जैसे पहला नाम कैम है और उपनाम डो है, मान लीजिए। जैसे स्मिथ, अंग्रेजी देशों के अंदर स्मिथ जैसे नाम है, या जॉनसन नाम है। तो जो बॉट है वो ये नहीं देख पाता कि आखिरकार ये वही व्यक्ति है या नहीं। और अगर ये मिल जाता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, और ये टेम्पररी रिजेक्शन होता है। और तभी हम जो मानव रूप से स्थापन करता है, जैसे हमारे एएमएल कर्मचारी हैं, आधिकारिक लोग हैं, हम सभी जो स्थापन करता हैं, ये 30,000 लोगों के दस्तावेजों को मैन्युअली देखते हैं। और जो लोग स्वचालित रूप से वेरीफाई हो जाते हैं, उनका कोई डेटाबेस में नाम नहीं होता। आपके नाम का मिलाव पब्लिक किसी व्यक्ति के से मिलता-जुलता तो नहीं है, वो देखा जाता है। और कई लोग जो हैं उनका अगर ब्लॉक हो जाता है वेरिफिकेशन, तो हम लोग उसे मैन्युअली देखते हैं। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि हम ग्लोबल यूनिट पे में तो एक हमारा वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन एक्सचेंज के अंदर तो हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ। हालांकि दोनों के अंदर प्रक्रिया तो वही है। और तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि कितना लंबे समय तक लोगों ने भुगतान प्रणाली के अंदर इंतजार किया अपनी वेरिफिकेशन के लिए। कई लोगों ने 1 महीना इंतजार किया, कईयों ने 2 महीना इंतजार किया, क्योंकि आप लोगों को भी मैन्युअली हमने वेरीफाई किया है। लोग क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल को खोलते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम ने क्यों आपको रिजेक्ट किया, क्यों विफल किया। हो सकता है पिक्चर सही ना हो सकता है वीडियो ठीक ना हो, या ये भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो राजनीतिक कलाकार हो। और अगर मान लीजिए आपका कोई भी कानूनी अपराधी का अगर आपका कोई दस्तावेज या कोई इतिहास नहीं है, तब तो सब ठीक माना जाता है और आपको वेरीफाई कर दिया जाता है। और अगर नहीं, तो आपको एएमएल ऑफिसर कहता है कि कृपया करके आप सही दस्तावेजों को हमें समर्पित कीजिए। तो देखिए, जितने भी लोग हैं, वो सुबह से सोमवार से लेके रात तक, आपके शुक्रवार तक, लोग लगातार काम कर रहे हैं, 24 घंटे सातों दिन मेहनत कर रहे हैं आपको वेरीफाई करने के लिए।
और जितना मुमकिन है मानवीय रूप से सारी चीज़ों को जाँच करना और आपको वेरीफ़ाई करना हम उतनी तीव्र गति से कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपकी स्थिति अगर बहुत ही बुरी है, मान लीजिए अगर आपका कोई अपराधी का इतिहास रह चुका है भूतकाल में, तो उस व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता कि वो दोबारा स्वयं को वेरिफ़िकेशन के लिए दे सके। तो फिलहाल देखिए हम इसे मैन्युअली कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से 30 मार्च को ये जो सारी आपकी एप्लीकेशन है इसको हम प्रोसेस कर लेंगे। तो आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो तो वो जो हरा बटन जिसके लिए सभी इंतजार कर रहे थे और जादुई बटन है, और ये जो जो बैक ऑफिस में था, ये काफी कुछ रूसी भाषा में था, और उन लोगों ने जो सारी की सारी जो बटन था वो केवल रूसी भाषा में था, बाकी का सब अनुवादित था। लेकिन लोगों ने वाकई कुछ लोगों ने इस चीज को देखा, और उन्होंने हमसे पूछा कि ये बटन तो रूसी भाषा में है, तो क्या जो हमारा जो जो वाक्यांश होगा, जो वाक्यांश है, क्या वो भी रूसी में होगा? तो नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वाक्यांश केवल अंग्रेजी के अंदर है। और बहुत सारे जो हमारे सहभागी थे, ये देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो ये वॉलेट का पता दिख रहा है, GSHULUUERSTE। सबसे पहले आपको ये पुष्टि करनी है कि ये जो वॉलेट का जो पता है, और इस वॉलेट के अंदर जो आपके बैक ऑफिस के अंदर जो आपकी राशि है, CRU की, लॉक्ड और अनलॉक्ड जो हैं, वो सारी की सारी जो हैं, वो सारी की सारी एक हैं कि नहीं है, अगर एक्सचेंज के ऊपर और जो बैक ऑफिस के ऊपर है, वो सब ठीक है कि नहीं। और अगर आप देखते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो जो कुल राशि है, लॉक्ड और अनलॉक्ड, वो जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जरूर जो है वो मिलान उसका होना चाहिए। तो आप जो है उसके बाद आप अनलॉकिंग के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट का अनावरण करते हैं। और इसीलिए सबसे पहली चीज जो बहुत जरूरी चीज है कि आप एक कुंजी को या इस बीज वाक्यांश को आप डालें, उससे पहले ये देख लीजिए कि क्या ये सारी की राशियां जो हैं, क्रू की जो राशि हैं, वो ब्लॉकचेन पर और बैक ऑफिस पर एक जैसी हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर कई बार कुछ सहभागियों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि उनका जो बैक ऑफिस से जब उन्होंने बटन दबाते हैं, तो उनका जो ब्लॉकचेन में उनका अकाउंट नहीं मिलता है। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि ब्लॉकचेन पे ये अकाउंट तो नहीं है, लेकिन बैक ऑफिस में ये अकाउंट है। तो यहाँ पर तो ब्लॉकचेन के अंदर हमारे पास एक अकाउंट है जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं, जहां पर यूएनटीबी जो है वो हम जमा करते हैं नए वॉलेट्स के लिए। और ये रात को होता है जब सब सो रहे होते हैं, और ये इन पूरे के पूरा जो हस्तांतरण है उसमें बहुत सारे दिन लगे। तो हो सकता है कि जो यूएनटीबी जो थे वो खत्म हो गए हों, और जब सुबह के अंदर जब हम लोगों को इस दिक्कत का पता चला, तो हम लोगों ने 5 मिलियन यूएनटीबी जो थे वो हस्तांतरण किए। और फिर देखिए तो अगर आपको ये देखते हैं कि ये सारे के सारे यूएनटीबी जो है, ये कोई जो है किसी के पास है, ऐसा नहीं है। ये जो है ये रिजर्व का हिस्सा है, और ये नए अकाउंट खोलने के लिए ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जब आपको हमारे पास 100 मिलियन नए यूएनटीबी थे जो कि लोगों के अकाउंट पंजीकरण के लिए जिनका इस्तेमाल होना था। तो रात में जब पंजीकरण चल रहा था, तो ये अकाउंट जो था वो बना, लेकिन उस अकाउंट में यूएनटीबी के अंदर, उसमें यूएनटीबी के सिक्के नहीं थे। तो ये कुछ इस तरह से था कि अकाउंट तो था, लेकिन जो अकाउंट पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था।
तो इसके अंदर जो यूएनटीबी थे वो पूर्ण रूप से गए नहीं थे, वो कहीं ना कहीं उन वो खो गए थे। तो अब हम लोगों ने उसको ढूंढा और उसके बाद जो जो राशि थी उनको हम लोगों ने उस अकाउंट के अंदर डाला। तो ये 2-3 घंटे थे जिसके अंदर जो लोग जो थे वो ब्लॉकचेन के ऊपर अपना अकाउंट जो था वो बना नहीं पाए। तो उन लोगों से मैं ये कहूंगी कि इस तकनीकी त्रुटि के कारण आप अकाउंट नहीं बना पा रहे थे, अब आप कोशिश कीजिए, अब आप अकाउंट बना पाएंगे। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उस स्क्रीन के ऊपर है, और ये वो स्क्रीन है जहां पर आप अपना बीज वाक्यांश जो है वो बनाते हैं। 12 आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, और जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर जो ये 12 शब्द हैं, और आप इनका क्रम अनुसार जैसे आप देख रहे हैं, तो ये क्रम अनुसार ये शब्द हैं। तो अगर पहला शब्द जो वेव है उसको जो है आपने आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जो वेव है, जैसे यहाँ पर 10वें शब्द के ऊपर केज लिखा हुआ है, तो वहां पर उन्होंने दोबारा से 10वें नंबर पर भी वेव कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर सिस्टम ने उनको बताया कि यहाँ पर ये जो 12 शब्द है वो सही क्रम पे नहीं है, आप दोबारा से वापस जाते हैं। तो ये छोटी सी चीजें जो 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 बैक ऑफिस के अंदर कुछ लोगों को आ रही हैं, क्योंकि ये जो बीज वाक्यांश है ये 12 शब्दों का बना हुआ होता है, और ये जो 12 शब्द है ये दोहराए भी जा सकते हैं। ये 12 शब्द एक उनमें से एक शब्द दोहराया जा सकता है, या उनके सारे के सारे 12 शब्द जो हैं वो दोहराए जा सकते हैं। तो यदि आपके पास मौका होता है कि आप अपने जो जो है आपको आप कई जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने खुद के 12 वाक्यांश या शब्दों को चयन कर सकते हैं। लेकिन हमारे बैक ऑफिस में ऐसा नहीं है। तो हमारे बैक ऑफिस में से यहाँ पर ये उन शब्दों से बनती है। तो ये कुछ रैंडम शब्द हैं जो यहाँ पर आते हैं, जो बिना किसी क्रम अनुसार आपके सामने दिखाई दिखते हैं। ये शब्दावली में से ये शब्द निकलते हैं, चाहे वो ब्रिटानिका हो या कहीं से भी। और उसके बाद बैक ऑफिस वहां वहां से कुछ भी 12 शब्द उठाते हैं, और कोई भी 12 शब्द होते हैं, और हो सकता है कि उन 12 शब्दों में से कुछ शब्द जो हैं वो दोहराए गए हों। तो जब ये शब्द दोहराए जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तब आपको, अगर आप देखते हैं कि जो शब्द हैं वो दोहराए जा रहे हैं, तो आप जो हैं आप उनको लॉगिन मत कीजिए। आप बैक ऑफिस से एग्जिट मारिए, आप बैक ऑफिस से बाहर निकलिए, दोबारा से लॉगिन कीजिए। और अगर उसको करने से पहले अगर अपने ब्राउजर का जो कैशे है उसको अगर आप रिफ्रेश कर देते हैं तो आपको नए शब्द दिखेंगे। तो कई बार कुछ लोगों ने जो है वो अपने जो बैक ऑफिस की जो जो भाषा है उसको भी बदला है। और जैसे वो रूसी में है तो वो अंग्रेजी में आ जाते हैं, तो वो अगर अंग्रेजी है तो वो फ्रांसीसी में चले जाते हैं। तो अगर आप ये सब चीजें जो अगर आप करते हैं तो आपको 12 शब्द जो हैं वो नए मिलेंगे। तो जब तक आपके पास 12 अलग अलग शब्द इन बीज वाक्यांश में नहीं आते हैं, तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके बाद ये जो क्रमानुसार जो शब्द लिखे हुए हैं, और उसके बाद आप अगर कोई शब्द जो है वो दोहराए जा रहे हैं तो अपने बैक ऑफिस से लॉग आउट कीजिए, दोबारा से लॉग इन कीजिए, और फिर से उसको आप देखिए, और उसके बाद आपको जब शब्द जो है वो अलग अलग 12 शब्द दिखेंगे, तभी आप इस प्रक्रिया से आगे गुजर पाएंगे। और क्या क्या हुआ, और कौन से केस थे, एक और महिला थी जिन्होंने कहा कि मैंने इस वाक्यांशों का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, मैंने उनको एक पेपर पे लिखा है।
तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप दोनों चीज़ें करिए। आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप जो है कंप्यूटर पे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी अब इसकी पिक्चर ले सकते हैं कि अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जैसे कि मेरे जो कंप्यूटर हैं उसके अंदर प्रिंट स्क्रीन का कोई बटन नहीं है, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना फ़ोन ले सकते हैं और उससे फ़ोटो खींच सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो आपका वाक्यांश है, उसको आप आराम से सेव कर सकते हैं। और अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, तो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर जो दिक्कतें जो थी, वो ये थी कि कुछ अकाउंट के अंदर जो थे वो ब्लॉकचेन के अंदर नहीं थे और कई बार जो शब्द थे वीक जो ये जो वाक्यांश है, बीज वाक्यांश है, उसके अंदर शब्द दोहराए हुए थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब आप ये जो आप 12 शब्दों को आप डाल देते हैं और उसको एंटर करते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने जो आपके वॉलेट का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है लॉगिन के अंदर। और नीचे आपको वो शब्द लिखने हैं, बीज वाक्यांश लिखने हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप हर एक शब्द के बाद एक स्पेस देंगे और उसके बाद दूसरा शब्द लिखेंगे। और कई बार जो लोग हैं वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते या वो सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं। और जब वो कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो जो स्पेस है वो इन शब्दों के बीच में नहीं आता, तो इसीलिए वो साइन इन नहीं कर पाते। तो इसीलिए जो ब्लॉकचेन है वो आपको बताता है कि यहाँ पर कोई कोई गलती है, बीज वाक्यांश से गलती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप यहाँ पर आप अपने बीज वाक्यांश को डालें तो हर एक शब्द के बीच में एक आप स्पेस दीजिए। तो कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि वो वर्ड फाइल खोलते हैं और वर्ड फाइल के अंदर ये जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन जब वर्ड में आप ऐसा करते हैं तो वर्ड के अंदर एक विशेषता है, वो आपके शब्दों को ठीक कर देता है या उनको वो वो बड़े शब्दों में लिख देता है। और जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि मेरे पास बीज वाक्यांश में फरवरी महीना आया तो फेब्रवरी। और फेब्रवरी में जो था वर्ड ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो फेब्रवरी था उसका जो एफ था वो कैपिटल कर दिया, वो बड़ा कर दिया, बड़े अक्षरों में कर दिया। तो क्या हुआ कि ये चीज जो थी वो ब्लॉकचेन जो है उसको पारित नहीं करेगा। तो इसीलिए आप बहुत सारे लोग जो हैं वो नोटपैड पे काम करते हैं। लेकिन आजकल जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं वो नोटपैड उनके अंदर नहीं है। तो इसीलिए यदि आप अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। और आपको यहाँ पर स्क्रीन के अंदर आपको हर एक शब्द के बाद एक स्पेस देना है। और इसके बाद यहाँ पर जब आप वो डालते हैं तो अगली स्क्रीन आपके वो पास आती है। और ये जो पिन है, अब ये आपको पिन डालने के लिए बोलता है। ये पिन कहाँ से आता है? ये पिन आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं तो यहाँ कहूँगी कि यहाँ पर आप 0, 0, 0, 0 मत करिए या 1, 1, 1, 1 मत करिए। कुछ ऐसे शब्द करिए जो कि आप किसी क्रम अनुसार जिनको नहीं रखते हैं। कुछ लोग जो हैं जब आप वॉलेट का इस्तेमाल करके आप स्टेकिंग कर लेते हैं, आपने अपने जो सीआरयूज़ हैं वो अनलॉक कर देते हैं और आप जब अपने वॉलेट से लॉग आउट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब आप लॉग आउट करते हैं या आप अपने टैब को क्लोज़ कर देते हैं, तो आप बाहर आ जाते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं। लेकिन जब आप दोबारा से अंदर जाएँगे, तब आपको आप जो है आपसे वो पिन कोड माँगा जाता है और वो पिन कोड आपको देना पड़ता है। तो आप जो हैं आपके पास अगर एक से ज़्यादा वॉलेट हैं, जैसे कि आपका अपना वॉलेट है या आपके बच्चे का वॉलेट है,
तो आप एक ही पिन कोड जो दोनों में इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक जैसा पिन कोड रखते हैं दोनों वॉलेट में, या आप जो हैं उनको बदल देते हैं। ये पूर्ण रूप से आपकी इच्छा है। अब यहाँ पर लोग जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि पिन कोड के साथ कुछ गलत है। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने पिन कोड में कुछ दिक्कत की है तो आप लॉग आउट कर दीजिए, और उसके बाद आप दोबारा से अपने वॉलेट में फिर से बीज वाक्यांश डालिए, और बीज वाक्यांश के बाद आप उसमें से फिर से अपना जो पिन कोड है उसको आप फिर से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपका ब्राउज़र है वो इस चीज़ को समझ जाता है कि जो जो आपका वाक्यांश है और जो पिन कोड है वो उसको उसके अंदर कुछ तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से अगर आप तैयार नहीं हैं, जो कि क्रिप्टो वॉलेट के साथ आप तैयार करना चाहते हैं, और आप जो चाहते हैं कि वो सारे के सारे जो जो भी वाक्यांश हैं वो बैक ऑफिस के अंदर ही हों, तो अगर हम उन लोगों का जो पिन कोड है वो याद रखते हैं, या वो भूल जाते हैं, या वो अपने बीज जो बीज वाक्यांश है उसको अगर वो खो देते हैं, तो आपका वॉलेट तक आपकी पहुंच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप अपने वॉलेट से लॉग आउट करते हैं तो आप इस चीज को पूर्ण रूप से याद रखिए कि आपका पिन कोड क्या है, और अगर आप उसको भूल जाते हैं तो आप अपना जो पिन कोड है वो आप रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पिन कोड है, और हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपने पिन कोड आपने सेट कर दिया और उसके बाद कोई और आपके वॉलेट के ऊपर अंदर जाने की कोशिश करता है, तो उनको वो नहीं जाने देगा। लेकिन यदि आप अपने बीज वाक्यांश को बचा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, तो वो कभी भी आपके वॉलेट के अंदर कोई और जो है वो पहुंच नहीं बना पाएगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पहली बार क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको थोड़ा वक़्त लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने के अंदर ये वो सारी की सारी चीज़ों को सीख जाएँगे, और जो पिन कोड है वो उनको याद रहेगा। और अगर हम लोग वोटिंग भी कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि हम लोग अगर वोटिंग करवाएँ कि अगर आप पिन कोड को बदलना चाहते हैं, तो क्या वो विकल्प आपको दिया जाए या ना दिया जाए। पर मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि अगर आप का जो पिन कोड है उसके पास आपके पास विकल्प है कि आप उसको बदलना चाहते हैं। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मैंने कभी मुझे जो मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन थी वो पिन से खुलती थी, तो मैंने अपना जो पिन कोड था उसको मैंने याद करके अपने दिमाग में रखा, लेकिन मैं भूल गई, और वो एप्लीकेशन नहीं खुली, और उसके बाद मुझे अपने बैंक में जाना पड़ा। 3 दिन लगे ताकि मैं अपने जो जो पासवर्ड था उसको रीसेट करके मैं इस एप्लीकेशन के अंदर पहुँच बना सकूँ। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपने जो सहभागी हैं उनकी ज़िंदगी को थोड़ा-सा आसान बना रहे हैं। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्क्रीन है इसके अंदर आपको आपका पता दिया जा रहा है वॉलेट का, और 2 चतुर्थांश आपको छोटे-छोटे दिख रहे हैं अपने वॉलेट के पास, तो उसको आप दबा के जो अपने 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 जो क्रिप्टो वॉलेट का पता है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, ताकि आप किसी को भी दे सकते हैं जो कि आप पीयर टू पीयर आप हस्तांतरण करना चाहते हैं। अब उसके बाद जब आप यहाँ पर सेंड बटन को दबाते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप अभी के अभी सिर्फ और सिर्फ जो अनलॉक्ड सीआरयूज़ हैं, आप उन्हीं को भेज सकते हैं, या जो यूएनटीबी आपने स्टेक किए हैं, आप उनका हस्तांतरण कर सकते हैं। तो जब आप किसी को भेज रहे हैं, तो उनका एड्रेस जो वॉलेट का जो पता है, वो आपको डालना है। तो ये आप चीज़ को ध्यान देखना है कि जब आप एक्सचेंज में जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेमो डालें, और मेमो जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, और ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर
आप जो है उसके अंदर 32 शब्दों तक आप मेमो बना सकते हैं। और जो पता है उसके अंदर 12 अक्षर होते हैं। तो 12 अक्षर जो आपके सामने हैं, तो ये 12 से कम हो सकते हैं लेकिन 12 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अब आपको ये देखना है कि कुछ अकाउंट में 12 से कम अक्षरों का जो है वो पता है, वॉलेट का पता है। तो अगर कोई आपको कोई पता भेज रहा है और उसके अंदर 13 या 14 शब्द बनते हैं, तो ये आपका वॉलेट नहीं है, वॉलेट का जो पता है वो सही नहीं है। तो उस समय आप उनसे उनके वॉलेट का जो स्क्रीनशॉट है वो मांग सकते हैं, और उससे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर जो अपने टोकन्स हैं वो हस्तांतरण करने हैं। आइए अब स्टेकिंग की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि यहाँ पर सीआरयू और सीआरयू से सीआरयू का जो स्टेकिंग है, माफ कीजिएगा, सीआरयू से यूएनटीबी जो है, और सीआरयू से सीआरयू जो है वो माफ कीजिएगा एक बार, सीआरयू से सीआरयू जो है वो थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। और तो अब हम बात करते हैं यूएनटीबी, जो कि नेट और सीपीयू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप स्टेकिंग करते हैं तो आपको यूएनटीबी प्राप्त होते हैं, और उसके बाद जो यूएनटीबी हैं उनको आप सीपीयू के लिए अगर स्टेकिंग करते हैं, तो मैं आज के लिए आपको कहूंगी कि अभी तो आप उसको मत कीजिए। हाँ, अगर आप कुछ आप उसका प्रशिक्षण करना चाह रहे हैं और बटन दबाना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। इस समय ब्लॉकचेन जो है वो वाकई जो है किसी दबाव में नहीं है, और आपके जो वॉलेट हैं वो भी खाली हैं, और कोई लेन-देन भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप नेट और सीपीयू के लिए जो स्टेकिंग कर रहे हैं यूएनटीबी की, तो उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप देख रहे हैं कि जब सीपीयू और नेट का जो जो स्केल है या जो जो आपका वो पूर्ण हो जाता है, तो ये जो गोलाकार जो आपको आकृति दिख रही है वो जब पूरी तरह से भर जाती है, तब आपको स्टेकिंग करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस समय आपको यूएनटीबी, सीपीयू और रैम के लिए स्टेकिंग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो जो ब्लॉकचेन है वो बिल्कुल भी दबाव में नहीं है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और कोई यहाँ पर लिख रहा है कि मुझे बटन दबाने अच्छे लगते हैं, तो ठीक है, आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपको हम दिखा रहे हैं, WCRU से CRU में परिवर्तित करने करने का जो विकल्प है, ये मार्च के आप बाद होगा, ये मार्च के बाद उपलब्ध होगा। और अगर आप यहाँ पर लोग पूछते हैं कि WCRU को CRU में कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो अब आपको अगर मैं बताऊं कि अगर हम लोग जो हैं वो, एक प्रक्रिया है कि डब्ल्यू जब सीआरयू से WCRU में जब जाते हैं तो 3 साल लगते हैं उसको पूरी तरह से अनलॉक होने के लिए। तो ये जो परिवर्तन की जो जो फीस है या जो शुल्क है वो बहुत कम है। लेकिन आने वाले समय में ये मांग और आपूर्ति के हिसाब से इसको जो है, ये इस ये इसका जो जो स्तर है वो आंका जाएगा। तो अगर अभी इस समय आप जो सीआरयू हैं उनको WCRU में परिवर्तित कर सकते हैं, और 1 साल के बाद जब आपके जो WCRU जो हैं वो अनलॉक्ड हो जाएंगे, तो उनको आप जो लेन-देन है वो एक्सचेंज पे भी कर सकते हैं। उस समय एक्सचेंज में क्या रेट होगा हमें नहीं पता। हो सकता है कि उस समय सीआरयू जो है वो $10 का हो और WCRU भी $10 का हो, या हो सकता है कि WCRU जो हो वो बहुत ज़्यादा चली जाए, क्योंकि उस समय WCRU की जो माँग है वो ज़्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी। तो इसीलिए ये जो भी हम लोग सोच रहे हैं, ये आपके सामने ये विकल्प हैं जो आपके सामने हैं। तो कई बार ये भी हो सकता है कि WCRU बहुत ज़्यादा महँगे हों, और जब आप सीआरयू से जब आप WCRU में आ रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मूल्य देना पड़े।
और इस चीज के ऊपर भी निर्भर करता है कि जो WCRU का मूल्य है वो बिटकॉइन के ऊपर निर्भर हो, तो उस हिसाब से आपको USDU के अंदर कमीशन देनी पड़े, ताकि आप जो है वो जो मूल्य है उन मूल्यों का आप जो है वो आप देख सकें जो विभिन्न विभिन्न एक्सचेंजों के ऊपर है। तो ये जैसे कि अभी आपके पास दिखाई दे रही है कि जो कमीशन जो है या जो ट्रांजैक्शन फी है, लेन देन का जो जो फीस है वो बहुत कम है। तो दोस्तों ये जो चीज है, एक कहावत है ना, वो कहते हैं कि आप एक तीर से दो निशाने मारना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप CRU टोकन के अंदर आप 8% कमाना चाहते हैं, आप और 3 साल के बाद आप जो है आप हो सकता है कि आप ये चाहें कि आप ये जो फीस है वो हस्तांतरण की फीस है वो आप ना देना चाहें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो आप ये देखेंगे कि उस समय आप अपना CRU है वो WCRU के अंदर परिवर्तित करना चाहते हैं, और उस समय 3 साल के बाद आप कहें कि ये मुफ्त में हस्तांतरण हो, तो ये नहीं होगा। देखिए, कंपनी जो है वो चाहती है कि वो पैसे बनाए, लेकिन वो उपहार के रूप में आपको कोई भी चीज आगे चलकर नहीं देगी। तो चलिए USDU की अगर बात करते हैं कि मार्च के अंदर हम लोग ऐसा कुछ कार्य करेंगे कि हम लोग क्वांटम के साथ काम करेंगे कि आप क्वांटम से USDU जो है आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं क्वांटम के जरिए से। और यहाँ पर एक आपको कमीशन देनी होगी, जो कि आप वीजा या मास्टर कार्ड से जब आप खरीदारी करेंगे USDU की और क्वांटम के ऊपर, तो क्वांटम के ऊपर जो है वो आपको 7% जो है आपको देनी होगी, जिसमें से 3.5% जो है वीजा या मास्टर कार्ड को देना होगा, और 3.5% जो है वो प्रसंस्करण की आपको शुल्क देना होगा। तो अभी छोटे छोटे राशियों के लिए यदि आप USDU खरीदना चाहते हैं तो आप अपने कार्ड से खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही ग्लोबल यूनिट पे जो है उसके पास लाइसेंस आ जाएगा और वो कार्ड से कार्ड में हस्तांतरण कर पाएगी। मुझे तो नहीं मालूम कि ये कैसे इसको बोलते हैं, जैसे वैलेंटिन कॉर्निकॉव ने आपको बताया था कि उन्होंने एक आवेदन दिया है कि हम लोग कार्ड्स के जरिए से हस्तांतरण कर सकते हैं। तो उसके बाद वो लाइसेंस के बाद क्या होगा कि आप कार्ड से USDU जो है वो आप उसकी निकासी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 6 महीने तक का समय लग सकता है। लेकिन आप क्रिप्टो वॉलेट के अंदर मार्च के अंदर अगर आप मार्च में या अप्रैल में USDU खरीद सकते हैं, वो भी क्वांटम के जरिए से। और हम लोगों को ये पता है कि क्रिप्टो वॉलेट के अंदर जो भी लेन देन हो रहा है वो जो है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा आपको लेन देन नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आप एक्सचेंज पे करते हैं तो लोगों के पास जहां पर अनलॉक्ड टोकन्स होते हैं, और जो लोग इस परियोजना के साथ बहुत हाल ही में जुड़े हैं और उनके पास तरल टोकन्स या लिक्विड टोकन्स मौजूद हैं, तो वो उस मौजूदा तरल टोकनों को खरीदना चाहेंगे और उनको स्टेकिंग करना चाहेंगे। तो ये जो है वो आपको देखना पड़ेगा। और यदि आपको अगर USDU खरीदना चाहते हैं तो आप पुष्टिकरण कीजिए एक्सचेंज के ऊपर, और उसके बाद आप वहां से USDU जो है वो खरीद सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसी श्रेणी बैठी हुई है ट्रेडर्स की जो कि CRU को 20 सेंट्स में खरीदना चाहती है। मेरे पास बहुत ऐसे संदेश आते हैं कि हमें बताइए कि हम लोग
ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जो कि अपने क्रू को 20 सेंट्स में बेच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी जो मेरे पास जो अनलॉक्ड सीआरयू हैं वो मैं स्टेक कर चुकी हूँ, और मुझे लगता है कि इस समय टोकन को 20 सेंट्स में या 50 सेंट्स में बेचना मूर्खता होगी, जबकि क्षमता उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा है। एंड्रे हवरातव जो हैं वो आपको बताएँगे, उनके योजना के बारे में बताएँगे, और वो ये भी बताएँगे कि किस प्रकार वो करेंगे कि जो मूल्य है वो वाक़ई बहुत ज़्यादा उछाल मारे, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको गुप्त वेबिनार में बताई जाएँगी, जो कि इस शनिवार को होगा। तो अब मुझे मालूम है कि आप लोगों ने सभी ने ये खबर पढ़ ली होगी कि आपकी जो ट्रेडिंग है हम लोगों की वो 20 मार्च को शुरू हो रही है, और आप यहाँ पर एक दबाकर मुझे पुष्टि कीजिए अगर आप मेरी आवाज़ ठीक सुन पा रहे हैं तो। और थोड़ी देर के बाद आप जो हैं, आपके जो ये जो अगर आपके पास ग्लोबल यूनिट पे के पास अकाउंट है, तो आप उस वहाँ से इस यूनिटेक्स के अंदर आप जो है ये निकासी की जो जो एक अनुरोध है वो आप डाल सकते हैं, और उसके बाद उसी भुगतान प्रणाली से अपनी निकासी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी-सी एक खबर देना चाहती हूँ कि आप 20 मार्च तक इंतज़ार मत कीजिए कि जो ये एक्सचेंज है वो इस बाइनेंस की तरह 20 मार्च को वो कार्यरत हो जाएगी। देखिए, बाइनेंस को भी 6 महीने लगे थे पूर्ण रूप से स्थिर होने में, और बाइनेंस को तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसके अंदर कितनी सारी दिक्कतें आ रही थी, कितनी सारी त्रुटियां थी। उसमें भी कुछ अलग प्रकार की त्रुटियां थी और मुझे आशा है कि हम लोग बहुत जल्दी तकनीकी रूप से तैयार हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन जो विड्रॉल होगा आपका एक्सचेंज से, उसकी गति थोड़ी धीमी हो सकती है। तो जो आपका यूएनटीपी है या सीआरयू है, उसको बेचने के लिए आप ये उम्मीद ना करें कि 10 लाख यूएस डॉलर के हिसाब से आप उसे बेच देंगे। बस आपने बटन दबाया और आप उसे एकदम से बिटकॉइन में देखेंगे। तो जो हर विड्रॉल है, आईएमएल जो ऑफिसर की टीम है वो लोग उसे मैनुअल रूप से जांच करेंगे। तो शुरुआती समय से देखिए, जो हमारी एक्सचेंज है वो बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कहीं हमारे हाथों से कोई चीज छूट ना जाए, या हमारी ये खूबसूरत चीज हैकर्स के हाथ ना लग जाए। आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं सीआरयू में, बिटकॉइन में या किसी और चीज में, लेकिन जो पैसे का निकालने का या निकासी का तरीका है उसकी गति धीमे होगी। आपको बस ये याद रखना है कि इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। वैसा नहीं होगा जैसे बाइनेंस में होता है, आधे घंटे में या कुछ ही घंटों के अंदर ये हो जाता है। हम लोग धीमे धीमे वहां पर भी पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। तो जो शुरुआती वाले हमारे महीने होंगे वो ऐसे होंगे जैसे आपका मैग्नीफाइंग लेंस की तरह लोग जैसे जांच करते हैं। एएमएल ऑफिसर मैनुअल रूप से प्रत्येक ट्रांजैक्शन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। कोई भी डिपॉजिट होगा आप उसे ट्रेड करेंगे, और जो बैलेंस है उसको देखा जाएगा कि क्या ये बराबर है या नहीं, और फिर उसी हिसाब से विड्रॉल के लिए अनुमति आपको मिलेगी। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, और अगर कहीं से भी अचानक से कोई राशि आ जाती है निकासी के लिए, तो इस खाते को बहुत ही ध्यान पूर्वक जांच में रखा जाएगा और जांचा जाएगा। तो फिलहाल हम लोग सभी टेम्पलेट का निर्माण कर रहे हैं। कृपया करके आप अपना धैर्य हमारे साथ बनाए रखें, और इस बात को याद रखें कि जो पहला महीना होगा उसमें निकासी की प्रक्रिया बहुत धीमी होगी, और उसकी जांच करने के लिए एएमएल ऑफिसर लगातार कार्य करेंगे। अगर मान लीजिए पहले महीना में सब कुछ सुगमता से हो जाता है, सरलता से हो जाता है, तो जो सीमाएं हैं हम वो बढ़ा देंगे स्वचालित प्रक्रिया के लिए। लेकिन जो मैनुअल जांच है सभी बैलेंस का, ये जो मैनुअल प्रक्रिया है,
ये थोड़ा लंबे समय तक चलेगा ही। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और जहां तक सीमाओं का सवाल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, सीमाएं कुछ इस प्रकार से होंगी। छोटा छोटा और कम कम पहले महीने के लिए केवल जो नॉन वेरीफाइड यूजर्स हैं, और $5 लाख जो पूरा इतिहास है ट्रेडिंग का, 1 साल 2 साल, आप किसी चीज को $5 लाख के लिए अगर करते हैं तो आप उससे विड्रॉल पे अभी नहीं निकाल पाएंगे। और बहुत सारे भागीदार अभी ऐसे हैं, मैं ये नहीं जानती कि वो किस तरह से वो सोचते हैं, वो तो माइनर्स तक को वेरीफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं एक्सचेंज पे। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। और केवल जो लोग हैं 18 साल की ऊपर वाले, जो जिनकी आयु है, केवल वही लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो आप हमारा काम क्यों बढ़ा रहे हैं हमारे सभी कर्मचारियों के लिए? देखिए, कोई भी अगर जांच करेगा, बच्चे का पासपोर्ट देखेंगे तो वो उसे विफल कर देंगे। पहले से ही हमारे पास 30,000 लोग हैं जिन्हें हमें वेरीफाई करना है, और अब आप बच्चों के भी वेरिफिकेशन की एप्लीकेशन डाल रहे हैं। अरे आप थोड़ा सा तो ध्यान करिए, और थोड़ा सा होशियार रूप से आप माता पिता के उत्तरदायित्व को निभानिए। और आप लोगों को इस प्रकार से, बच्चों को आप लोग वेरीफाई कराने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है आपके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं, और अगर आपको लगता है कि जो सभी ऑपरेशंस हैं उसको हम कहीं ना कहीं संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं क्रिप्टो वॉलेट पे, और अगर मान लीजिए आप माता या पिता हैं और अगर आपके पास आपके बच्चे का खाता है, क्रिप्टो वॉलेट है, तो आपके वो जो टोकन है आप उन्हें पेरेंट यानी माता पिता के क्रिप्टो वॉलेट पे आप हस्तांतरण करें, और फिर अपने माता पिता के वॉलेट से आप अपने एक्सचेंज खाते पे उसे डालें। आप ये कर सकते हैं। तो आप खुद बच्चों की तरह बर्ताव ना करें। आखिरकार ये गंभीर मामला है थोड़ा, और इसे गंभीरता पूर्वक ही आप इस पे बर्ताव करें, क्योंकि कुछ सीमाएं हैं। और कृपया करके ये जो सीमाएं यहाँ आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे, आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैंने 14,000 सीआरयू को मैंने एक्सचेंज पे हस्तांतरण किया, और वो एकदम से मुझे क्यों नहीं मिला? सीआरयू की कीमत तो 20 सेंट की है, और मैंने सीमाओं से भी मैं पार नहीं गया। तो आखिरकार जो डिपॉजिट है सीआरयू में, वो स्वचालित रूप से क्यों नहीं उसको स्वीकृति मिली बिना मैनुअल प्रोसेस के? देखिए, यहाँ जो एक्सचेंज है वो गणना करता है आपके डिपॉजिट का, इसलिए नहीं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो 20 सेंट पे रहे उसका मूल्य, बल्कि जो एक्सचेंज है वो गणना करता है अंतिम ऑर्डर के हिसाब से जिसको हमने एक्सचेंज पे फिल किया है। तो जब हमारे जांचकर्ता जो ट्रेडिंग है उसको सीआरयू को यूएसडीयू में जब जांच कर रहे थे, तो जो अंतिम ऑर्डर था वो $4 पे उसे फिल किया गया। तो अगर 14,000 सीआरयू को आप हस्तांतरित करते हैं, तो जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज रेट के हिसाब से, जो कि अंतिम ऑर्डर है जो कि यहाँ पे $4 है, उसके हिसाब से गणना करता है। तो ये 50,000 पॉपअप होगा। तो यकीन मानिए, यकीनन ये जो डिपॉजिट है ये आपके खाते में क्रेडिट नहीं होगा। तो केवल मैनुअल रूप से एएमएल ऑफिसर देखेगा कि आपके पास डिपॉजिट 14,000 सीआरयू का पेंडिंग है, और वो आपको मैन्युअली क्रेडिट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो भी सीमाएं यहाँ पर हैं उसकी गणना की जाती है डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से, वो भी अंतिम ऑर्डर ट्रेडिंग के हिसाब से जो है उसके हिसाब से। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा तुरंत आपके खाते में आ जाए, वो भी बिना मैनुअल प्रोसेस के, तो आपको सीमाओं को ध्यानपूर्वक देखना है कि लेन देन का क्या राशि था, लेन देन का दैनिक रूप से क्या मूल्य है, शुल्क है, और मासिक डिपॉजिट का क्या लागत है। अगर आप उसी के हिसाब से काम करेंगे तो सारे जो लेन देन है वो तुरंत हो जाएंगे, विड्रॉल के लिए भी डिपॉजिट के लिए भी। और कॉर्पोरेट वीआईपी खातों के लिए लोग ये पूछते हैं कि जो आधिकारिक स्थिति है वीआईपी की, वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले वेबिनार के अंदर ये बताया था कि जो वीआईपी स्थिति है वो केवल व्यक्तिगत लोगों को नहीं दिया जाता, इंडिविजुअल्स को नहीं दिया जाता, बल्कि ये कॉर्पोरेट रूप से किया जाता है, जिनके पास एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है,
और वो टोकन का उपयोग करेंगे हमारे ब्लॉकचेन का। हो सकता है इसके लिए उन्हें यूएनटीपी की आवश्यकता हो या सीआरयू की आवश्यकता हो। जैसे कि आप जानते हैं कि हम योजना बना रहे हैं कि हम बैंक गारंटी परियोजना और यूगेन को शामिल कर सकें हमारे साथ। इसी प्रकार से जो यूगेन परियोजना है उसका अपना टोकन होगा। तो ये जो कंपनियां हैं इनका बहुत बड़ा टर्नओवर होगा और इसको हम हमारे ब्लॉकचेन टोकन के साथ जोड़ेंगे। तो केवल जो पार्टनर कंपनीज हैं उन्हीं को केवल वीआईपी स्टेटस मिलेगा, और आप लोग जो व्यक्तिगत लोग हैं, जो जीवंत मानव हैं, आप लोगों को किसी भी स्थिति में वो स्थिति प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। जो ह्यूज ट्रैफिक है वो केवल कॉर्पोरेट क्लाइंट ही उसको कर सकते हैं और केवल उन्हीं को ये वीआईपी स्थिति मिलेगी। और जो एक्सचेंज है वो तो कमीशंस के हिसाब से ही पैसा कमाता है ना, जो भी लेन देन होता है। तो अगर आपका जो सीआरयू है अगर आप उसे $30 मिलियन पे बेच रहे हैं तो यहाँ जो एक्सचेंज है वो लगभग 0.05% उसका कमाएगा आपके एक्सचेंज या लेन देन से। आप अपने पैसे को कैश आउट करेंगे और आप क्या करेंगे, आप अपने प्लांट्स और फैक्ट्रीज का निर्माण करना शुरू कर देंगे, उसे खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये जो स्थिति है ये मात्र उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, उन्हीं सहभागियों को दिया जाएगा जो कि सुनिश्चित करेंगे कि बहुत बड़ा टर्नओवर वो लेकर आएंगे एक्सचेंज के ऊपर। वरना आप मात्र एक वेरीफाइड यूजर होंगे जिनके पास बस थोड़ी थोड़ी सीमाएं जो हैं जिनकी बढ़ती जा रही हैं। तो ये अब जो आप स्लाइड देख रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया स्लाइड है। कृपया करके इसका भी स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। इसको पूर्ण रूप से आप बचाने की कोशिश करें कि क्या तिथियां यहाँ लिखी हैं सीआरयू को। सीआरयू के लिए देखिए यहाँ 20 मार्च को हम लोग एक्सचेंज ट्रेडिंग को शुरू कर रहे हैं। तो वो सभी लोग जिनके पास तरल सीआरयू टोकन नहीं है वो उसे खरीद सके। तो तरल यानी लिक्विड का मतलब होता है अनलॉक्ड, यानी आपके पास 5 दिन होंगे अनलॉक्ड सीआरयू को खरीदने के लिए एक्सचेंज पर, ताकि आप उसे स्टेक कर सकें। अगर हम इसे पहले करते हैं, मान लीजिए अगर हम इसे आज करते हैं या कल करते हैं इसका उद्घाटन, तो एक रणनीतिक निर्णय लिया गया है रणनीतिक विभाग द्वारा। उन्होंने पूरी स्थिति का मूल्यांकन किया और उन्हें आभास हुआ कि ट्रेडिंग के उद्घाटन की शाम को ये बढ़िया रहेगा, ये एक बढ़िया कारण होगा या बढ़िया मौका होगा कि हम इसके आसपास बढ़िया प्रचार कर सकें और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, तो इसको हाइप कर सकें। तो 5 दिन पहले सीआरयू से सीआरयू एक्सचेंज को शुरू किया जाएगा और जो सबसे बढ़िया स्टेकिंग रेट है उसको 30 मार्च तक बंद कर दिया जाएगा। तो मात्र 5 दिन लोगों को दिए जाएंगे कि वो अपने सीआरयू को सीआरयू के लिए स्टेक कर सके, अनलॉक्ड सीआरयू को सीआरयू के लिए स्टेक कर सके। तो 1 अप्रैल से स्टेकिंग होगा 12, 18 और 24 मंथ्स के लिए, और बिल्कुल इन सब के लिए यूएनटीपी भी उपलब्ध होगा। और इसके 2 सप्ताह के बाद दोबारा से लघु अवधि के लिए, जैसे 5 दिनों के लिए, हम दोबारा से सक्रिय करेंगे इवेंटी टैरिफ को या 3 महीना स्टेकिंग को या 6 महीना स्टेकिंग को। तो ये सभी जो घोषणाएं हैं जिसको हम शुरू करेंगे, जैसे 15 अप्रैल को हमने कहा कि 5 दिन के लिए स्टेकिंग इवेंट ही चालू किया जा रहा है, तो कृपया करके जल्दी करिए अनलॉक्ड सीआरयू को स्टेक करके और सीआरयू प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपको दूसरा मौका ना मिले। तो इस प्रकार की जो घोषणाएं हैं ये बाजार में हमारी मांग को बढ़ाएंगे, लोगों को हमारी ओर आकर्षित करेगा और अनलॉक्ड सीआरयू के लिए भी मांग बढ़ाएगा और हमारी उम्मीद के हिसाब से इसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके आसपास सभी प्रचार करेंगे और मुझे लगता है आप भी ये करेंगे, आप खुद भी इसका काफी प्रचार करेंगे, आप बाकी लोगों को बताएंगे इस सभी स्टेकिंग के बारे में। तो बस आपको मद्देनजर रखना है कि 25 मार्च को अगर आपके पास क्रिप्टो वॉलेट नहीं है तो आपको सुनिश्चित करना है कि आपके पास वो हो ताकि आप स्टिक कर सके। तो जल्दी करिए आप।
और जल्दी से कोशिश करें क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंच बनाने की। और आप सरलता से स्टेकिंग कर पाएंगे। 3 बिलियन पर्याप्त होगा या नहीं, ये हम 25 मार्च को देखेंगे। हो सकता है कि 3 बिलियन आधे घंटे के अंदर ही खत्म हो जाए। तब केवल स्टेकिंग यूएनटीपी के लिए ही उपलब्ध होगी। तो जो संख्या में सीआरयू है वो सीमित है। हमारे पास मात्र 3 बिलियन टोकन है उपहार के रूप में स्टेकिंग अनब्लॉक सीआरयू के लिए। तो आइए हम अगली स्लाइड पर आ गए हैं। दोबारा से ये आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अपने क्रिप्टो वॉलेट का निर्माण करने से पहले पाठ और वीडियो निर्देशों का आप अध्ययन करें और फिर ब्लॉकचेन पर जाएं। और दोबारा से क्रिप्टो वॉलेट पर जाते हुए आप रिफ्रेश बैलेंस पे क्लिक करना ना भूलें, या रिफ्रेश फ्रोजन जो आपका टोकन है उसको आप क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपका जो अनलॉक टोकन है वो बैक ऑफिस के साथ मैच करें। अगर आप उसे पहली बार में रिफ्रेश करने में सफल हो जाते हैं तो केवल 1 या 2 टोकन को ही स्टेकिंग पे डालने की कोशिश करें यूएनटीबी के लिए, या अनस्टेक करने की कोशिश करें, मतलब अपने खाते के साथ कुछ लेन देन करने की कोशिश करिए। और फिर जो अनलॉक्ड सीआरयू है वो मैच करना चाहिए आपके सीआरयू के साथ जो बैक ऑफिस में। तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे सभी भागीदारों के अनुभव से हमने ये देखा है। तो इसके बाद हमारे पास एक और स्लाइड है आपके लिए। बिल्कुल ये है वो स्लाइड। बहुत बड़ी घटना होने वाली है आप सबके लिए 30 मार्च से, जो कि जन्म दिवस है हमारे क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम का। हम लोग दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं हमारे इस खूबसूरत कार्यक्रम का। और मार्च तो बहुत प्रसिद्ध है बहुत खूबसूरत घटनाओं के लिए, जैसे उद्घाटन हुआ ब्लॉकचेन का, एक्सचेंज ट्रेडिंग का उद्घाटन हुआ। और आपको याद ही होगा कि 1 अक्टूबर को कितना मजेदार था ये किस्सा, कि हम सभी ऑनलाइन आए, जूम पे आए, हमने सभी वक्ताओं को दुनिया भर से देखा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, बाकी यूनाइटेड स्टेट्स और अलग अलग देशों से। और ये जो घटना है जो कि 30 मार्च को आयोजित होने जा रही है, ये वो घटना होने वाली है क्योंकि 8 शहर होंगे दुनिया भर से। फिलहाल मेरे को उनका नाम नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में मेरे ख्याल से सारांश बैठक में बताया जाएगा, या वो 8 जो शहर हैं उनके बारे में घोषणा समाचार अनुभाग में आपको बैक ऑफिस में देखने को मिलेगा। तो उन 8 शहरों से 200 या 300 हम लोग लाइव ऑडियंस को आपस में जोड़ेंगे लाइव कॉन्फ्रेंस के लिए। और वो सभी लोग जो कि उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे, वो सभी लोग इस पूरी सम्मेलन को, इस लाइव कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन देख पाएंगे। तो जो टिकटें हैं इस ऑफलाइन गैदरिंग की, ये सीमित है। तो जो शुल्क लगेगा हमारे समिट के लिए, जो लागत लगेगी, ये धीमे धीमे इसके टिकट का शुल्क बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम और ज्यादा इस घटना की मुख्य तिथि के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप इसे YouTube या Zoom पे देखना चाहते हैं तो बहुत सारे समाचार आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी के सभी योजनाएं, भविष्य की जितनी भी परियोजनाएं हैं, इसके बारे में भी इस सम्मेलन में घोषणा होगी। तो आपको केवल अपने बैक ऑफिस पे जाना है, आपको बाय टिकट बटन पे क्लिक करना है, और मुझे लगता है कि हम सब मिलके उत्सव मना सकते हैं हमारी उपलब्धियों का, जो भी हमने क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम में अभी तक प्राप्त की है। और मेरे ख्याल से यही अंतिम समाचार था। और इसी के साथ हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा आपके साथ हिंदी अनुवादक के रूप में यहीं विदा लेते हैं। आशा है आपका जीवन, आपका समय मंगलमय हो, और नए जोश और उमंग के साथ बहुत शीघ्र आपके साथ अगले वेबिनार में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और धन्यवाद। शुभ रात्रि।